आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ई गवर्नेंस को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं गुड गवर्नेंस के लिए? मैम, जो आजकल गुड गवर्नेंस की बात हो रही है उसमें ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जिस युग में हम रह रहे हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और कम्युनिकेशन जितना फास्टर होगा और उस कम्युनिकेशन के लाभ जो है वो जो जनता है उस तक जितनी तीव्र गति से और जितने विभिन्न चैनल्स के माध्यम से पहुँचेंगे उतना ही अच्छा होगा। और ये सब ई गवर्नेंस का सही तरीके से प्रयोग करके ही संभव। तो चलिए बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ई गवर्नेंस से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैम, ई गवर्नेंस से जैसे सरकारी जो कार्यालय हैं, जो सरकारी कार्य पद्धति है, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें एक तेजी आने की संभावना है। क्योंकि ई गवर्नेंस का जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है उसमें निर्णय लेने के केंद्रों और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसमें एक तरह का बंटवारा हो जाता है। तो निर्णय कहीं और ले लिए जाते हैं और उसमें सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्रों का इस्तेमाल करके व्यक्ति उनका लाभ ले सकते हैं। जैसे आजकल इंटरनेट की सुविधा सभी जगह उपलब्ध है, तो इंटरनेट के माध्यम से कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है उसके बारे में सूचना मिल सकती है। किसानों को यदि उचित तकनीक के माध्यम से सूचना दी जाए तो वो अपनी फसल के बारे में, फसल से संबंधित अन्य उनके बारे में आवश्यक सूचना दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो आया है इसको आप कितना सही मानते हैं या भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि अगर भारत क्या तैयार है इस तरह के इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के लिए? जहाँ तक सही और गलत की बात है तो मैं इसे सही मानता हूँ। जहाँ तक तैयारी की बात है तो निश्चित रूप से कुछ डिवाइड्स बने हैं भारत में। भारत अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। जहाँ तक गाँव की जैसे बात है तो गाँव अभी भी देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपनाने की स्थिति, लेकिन दीर्घकाल में एक संक्रमण की प्रक्रिया है और निश्चित रूप से जैसे जैसे तकनीक और अधिक सुलभ होती जाएगी और अधिक सस्ती होती जाएगी, सरकार भी प्रयास कर रही है वो तकनीक को बनाने में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में। जैसे अभी एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट भारत सरकार ने शुरू किया है, तो इस तरह के प्रयास यदि चलते रहे तो निश्चित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के जो लाभ है वो लोगों तक पहुँचेंगे, तब भारत सच्चे अर्थों में तैयार हो। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का डीएम बना दिया गया तो आप क्या करेंगे कि आम जनता तक वो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन पहुंचे? वो क्या कैसे आप उनको अवेयर करेंगे, कंप्यूटर लिटरेट बनाएंगे? मैम, कंप्यूटर लिटरेट बनाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि उनको ये समझाया जाए कि उनके कौन कौन से कार्य इस सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग से संभव हो सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो कृषि जो कृषक समुदाय हैं या फिर जो हंटिंग जैसे कम्युनिटी कई सारी हैं, तो उनको ये बताया जाए। जैसे कई मछुआरे हैं, अभी मैम रिसेंटली मैं लक्षद्वीप में पहुँचा हूँ, तो लक्षद्वीप में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से काफ़ी मछुआरों को फिश स्टॉक की सूचना दी जाती है कि फिश स्टॉक आज समुद्र के इस जगह पे उपलब्ध है, आज इस जगह पे उपलब्ध है, तो उसका वो काफ़ी लाभ है। इसी तरह से यदि उन्हें लाभों के बारे में समझाया जाए तो वो खुद आकर्षित होंगे सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए। और एट द सेम टाइम यदि हम उनके लिए कुछ ऐसा इंटरफेस बना दें, या तो कुछ इस तरह की साइट हम बनाएं या फिर कुछ इस तरह की कियोस्क खुले अलग अलग जगहों पे, तो फिर वो और ज़्यादा उनके लिए उपयोगी हो जाए। तीसरी चीज़ मैं इसमें मानता हूँ मैम कि उनके लिए यूजफुल और सस्ती तकनीक जो कि जिसमें विद्युत का प्रयोग ना होता हो, सेल के प्रयोग से या सोलर बैटरीज के प्रयोग से, तो ये कुछ तकनीक भी सस्ती उपलब्ध करानी आवश्यक है, तभी हम सूचना प्रौद्योगिकी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट। इसमें एक मीडिएटर का बहुत रोल हो जाएगा। जैसे आपने इंटरफेस की बात की, तो आप मछुआरे को जैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो आप डायरेक्ट तो पहुंचा नहीं सकते हैं, तो एक बिचौलिया उसमें भी एक आ जाएगा। मैम, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा बिचौलिया सरकार स्वयं है। सरकार यदि अपने डिपार्टमेंट के सारे रिसोर्सेज का, अपने प्रशासन के सारे रिसोर्सेज का प्रयोग करे तो उसे फिर किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। जो भी कृषक हैं या मछुआरे हैं या फिर कोई भी समुदाय है, उनका एक स्वाभाविक नेता होता है जिसकी बात सभी लोग मानते हैं। उस नेता से बात करें, वो या 3 और लोगों से बात करें, तो निश्चित रूप से इस तरह की कोई समस्या नहीं। अच्छा, यूनियन टेरिटरी और जोनल काउंसिल क्या? सर, यूनियन टेरिटरी एक क्षेत्र है क्योंकि
केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। और जोनल काउंसिल जो नॉर्थ ईस्ट के जोनल काउंसिल जो देश के अलग अलग प्रदेशों को मिला के जो कि एक ही क्षेत्र में स्थित है बनाई गई है, उसमें केंद्र सरकार का उस जोनल काउंसिल में कई सारे प्रदेश और यूनियन टेरिटरी उसके सदस्य हो सकते हैं। कितने हैं जोनल काउंसिल का? जोनल काउंसिल सर 5 है। श्योर एक चीज अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को एक वैज्ञानिक सलाहकार की जरूरत है भारत सरकार को, या प्रौद्योगिकी सलाहकार, टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर होना चाहिए या साइंटिफिक एडवाइजर होना चाहिए? सर वैसे तो मैं कहूँगा कि दोनों ही एक ही पद सृजित करना। सर मुझे लगता है कि एक प्रौद्योगिकी सलाहकार अधिक आवश्यक है। उसका कारण ये है कि सर तकनीक आज जिस तरह का युग है, ग्लोबलाइजेशन का जो युग है, तो उसमें तकनीक काफी सारी नई तकनीक, कटिंग एज तकनीक उपलब्ध है और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी विश्व के अनेक भागों में कई सारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कोई अंतर देखते हैं? जी सर, विज्ञान जो प्रौद्योगिकी है वो विज्ञान का एक कार्य रूप में उसमें, ठीक है। और जब तक वैज्ञानिक विकास नहीं हो, उन तकनीकों का विकास हो नहीं सकता। निश्चित सर, ठीक बात है। ये we should focus on scientific aspect first and to have technological aspect। सर मेरा कहना बस ये था कि जो तकनीक हमारे यहाँ उपलब्ध है उस तकनीक को भी हम लोगों तक नहीं पहुँचा। आवश्यकता तकनीकी प्रौद्योगिकी सलाहकार के रूप में इस बात की है कि उन तकनीकों को किस तरह से हम लोकलाइज बनाएं, उनको कैसे सस्ता बनाएं, जिससे वो लोग उनका प्रयोग कर सकें। और जहाँ तक ज्ञान की बात है तो निश्चित रूप से जो शोध वाला कार्य और जो विकास वाला कार्य चलता है। किस पर फोकस करना चाहिए सरकार, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च पर या साइंटिफिक रिसर्च? सर इस तरह का टेक्नोलॉजिकल रिसर्च जो कि लोगों को सुलभ हो सके, जिससे कि लोग प्रत्यक्ष ना हो। जैसे उदाहरण सर जैसे कंप्यूटर का एक अच्छे विकल्प के रूप में कर्नाटक में प्रयोग किया जाता है और 10,000 रुपये उसकी कॉस्ट है सर, और विद्युत का भी उसमें प्रयोग नहीं किया जाता, प्राइस बैटरी से होता है और उसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को ध्यान रखता है। किस तरह का प्रौद्योगिकी सर जो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ने वाले यंत्र, सुलभ IT के अलावा सर कृषि क्षेत्र में चूंकि भारत की 64% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, तो कृषि से जुड़ी हुई जैसे सर भंडारण की नई टेक्नोलॉजी हो सकती है या फिर फूड प्रोसेसिंग की नई टेक्नोलॉजी हो सकती है। इस क्षेत्र में नए अनुसंधान GM क्रॉप्स भी हो सकती है। GM क्रॉप्स भी हो सकती है सर, लेकिन GM क्रॉप्स चूंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में मुझे टेस्टिंग करने आना है, तो GM क्रॉप्स के बारे में जो विषय है उसके लिए एक जो समिति बनी हुई है वो उसका जो चैनल बना हुआ उसके बारे में टेक्नोलॉजी तो खरीदी भी जा सकती है। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में जो रिसर्च होनी चाहिए उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। मैं इम्प्लीमेंटेशन वाले पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ। जो इम्प्लीमेंटेशन वाली तकनीक हमारे पास अभी उपलब्ध है, बस आवश्यकता हम उस तकनीक को कार्यरूप में परिणत नहीं कर पा रहे। कंप्यूटर है हमारे पास, लेकिन हम कंप्यूटर नहीं बना पा रहे। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं फूड प्रोसेसिंग की, लेकिन हम छोटी मशीनें नहीं बना पा, जो कि हमारे देश की जरूरत है। आपने 12th में 95 में पास किया है, बीकॉम आपने 2000 में पास किया है। हाउ यू एक्सप्लेन योर 5 इयर्स का गैप जो है, ये कहाँ रहा आपका? सर मैंने 2 साल MPPMT की तैयारी की, 2 साल क्योंकि फादर साहब डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोक मुंगल फादर साहब, इसलिए आप उसकी तैयारी में थे। वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर आपने IAS के बारे में सोचा। और ये जो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर है यूपी के अंदर, और यहाँ जुलाई 2004 से, तो अभी इस समय आप IAS मतलब सिविल सर्विस क्वालिफाई कर चुके हैं एक बार? जी सर, 2003 का जो एग्जाम उसमें मुझे दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज अच्छा, पर है वो सिविल ऑल इंडिया से ही? जी सर, ऑल इंडिया से। ओके, तो आप ये असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यूपी में रहे? जी सर। कौन से एरिया के अंदर? सर मैं झांसी में पोस्टिंग की। अच्छा, झांसी में पोस्टिंग की और असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट।
आपके झांसी के एरिया में कोऑपरेटिव जो ये है आपका कोऑपरेटिव का जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है? अगर नहीं रहा है तो क्यों नहीं रहा है? सर झांसी आपने फील्ड विजिट, आप फील्ड के अंदर रहे सर, राइट? एज असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर डेफिनेटली फील्ड विजिट डेफिनेटली करते होंगे, तो आप कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्यों सक्सेसफुल है? सर झांसी में जहाँ तक कोऑपरेटिव मूवमेंट में कई सारी सोसाइटीज बनती हैं, जिसमें मिल्क कोऑपरेटिव है, हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव है, लेफ्ट सोसाइटी है, क्रेडिट सोसाइटी है, ओके, तो कृषि ऋण जो समितियाँ हैं जी। तो बुंदेलखंड का जो पूरा रीजन है सर वो सूखे की समस्या से काफी ग्रस्त है, कृषि काम की मुख्य पैदावार है। तो झांसी का जो एरिया है वहाँ पे मुख्य रूप से कृषि से संबंधित जो समितियाँ हैं जो कि उर्वरक का वितरण करती हैं, क्योंकि बीज का वितरण करती हैं, किसानों को ऋण का वितरण करती हैं, वो सोसाइटीज तो काफी सफल रही है, उनकी काफी अधिक मात्रा में संख्या भी है और लोग उनसे जुड़े हुए हैं मेंबर्स। लेकिन बाकी जितनी और सोसाइटीज होनी चाहिए उनका विकास उतना नहीं होता। उसका रीजन ये है कि सर जैसे मिल्क सोसाइटी हमारे इसलिए विकसित नहीं हुआ है क्योंकि जो लाइफ स्टॉक है उसकी मात्रा होती है और जो भी अवेलेबल लाइफ स्टॉक है उसके जो प्रोड्यूस हैं वो लोग खुद ही कंज्यूम। मुझे सुनने में ये आया है, अगर मैं एक दिन टीवी पर देखा था, आज के इलेक्शन हो रहे हैं यूपी से, तो ये जो बुंदेलखंड का इलाका है वहाँ दिखाया है कि पिछले 4 वर्षों के अंदर मानसून इंद्र देवता कुपित रहे हैं उस इलाके में और उन्होंने वर्षा नहीं की, सूखा हो गया है। उसके बाद कई कृषकों ने, फार्मर्स ने सुसाइड वगैरह की कमी की है। और जहाँ आप ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, अब नेचुरली जब वहाँ उनके पास पानी नहीं है वो बीज वाली सोसाइटी या दूसरे जो इनपुट्स वाली सोसाइटीज हैं उनका कोई कार्य क्षेत्र रहता ही नहीं है, और अगर डालते भी हैं तो उसके बाद उपज नहीं है, बेकार हो जाती है, और इसलिए वो उनके सामने एक समस्या बनी हुई है। अपनी लैंड को वो महाजनों को, साहूकारों को, सेठों को कई बार या एक बार या 2 बार क्या होता है उसको गहन में वो दे चुके हैं, तो उसके बाद अब उनके पास तो साधन अपनी कृषि का ही नहीं है और उसके बाद ऊपर से पानी नहीं है। तो इस तरह के उसमें आप समझते हैं कि सहकारी आंदोलन मुझे लगता है कि जो इस तरह की जो पानी नहीं बसा है, लोगों के पास जो बीज बोए उससे फसल नहीं ले पाया, आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसका कारण सर उसके कारण ये है कि जो अभी भी किसान के बीच में और ऋण देने वाली संस्थाओं कई सारे मीडिएटर्स जैसे महाजन है जो देश में मिला है, तो मुख्य रूप से जो इस तरह की घटनाएं जैसे महाराष्ट्र में, विदर्भ में भी और आंध्र प्रदेश में जो इस तरह की घटनाएं, तो उसके पीछे मुख्य कारण साहूकारों द्वारा जो ब्याज की तरफ अत्यधिक ब्याज कर दिया जाना और ज्यादा ऋण होना, ये एक प्रमुख समस्या है। जहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रश्न पूरी सरकार द्वारा संचालित संस्था है, उसमें इस तरह की जो अनाप शनाप जो ब्याज की विरोध कराते हैं और उनका क्षेत्र बड़ा सीमित है, कितना परसेंटेज पॉपुलेशन को या फार्मर्स को वह ऋण दे पाएंगे। और फिर दूसरा ये है कि सरकार कितना इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को उसका मिलेगा, ये फाइनेंस की सोसाइटीज अपना कितना अनुदान दे पाएगी, तो उसके साथ इस तरह के कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज का जो क्षेत्र है काफी सीमित हो जाता है, उनकी कार्य प्रणाली काफी सीमित हो जाती है, इसलिए लोगों को फिर अपने जिम्मेदार साहूकार वगैरह वगैरह के पास जाना पड़ता है, तो समस्या तो कहीं भी नहीं बनी रह जाती है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि आप फील्ड के अंदर मैं उदाहरण देना चाहूँगा जी, उदाहरण जैसे अमूल जो गुजरात में सोसाइटी, अमूल सोसाइटी को स्थापित होने से पहले गुजरात के जो दुग्ध उत्पादक किसान उनके सामने भी इसी तरह की समस्या है, उनको ऋण देना पड़ता था, उनकी लाइफ स्टॉक कभी बीमारी की वजह से, कभी जीवन काफी नुकसान हुआ। जब उन्हें धीरे धीरे सहयोग के और सहकार के लाभ समझ और धीरे धीरे जब उनको लाभ मिलने शुरू हुए तो अमूल एक आंदोलन बन गया। आवश्यकता इस बात की है कि कोऑपरेटिव जो कृषि के क्षेत्र में है या हाउसिंग क्षेत्र में है, लोगों को अभी तक इसके लाभ समझाया नहीं गया। प्रयास हालांकि किए गए हैं लेकिन अभी तक लोग इस चीज को पूरी तरह से समझ नहीं। एक बार छोटी सी और है, अगर सपोज करें ये सूखा है एग्रीकल्चर, ये तो एक फार्म की इनकम कृषि क्षेत्र से,
नॉन फार्म इनकम के भी कुछ साधन हो सकते हैं जिससे कि कृषक जो है अपने अगर कृषि में सूखा पड़ रहा है, खेत के अंदर सूखा पड़ रहा है बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटीज ना होना, तो कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज को भी एज असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर आपने दर्ज किया है कि हो सकती है। हाँ सर, जैसे कृषि वानिकी है, इसके अलावा जो बायोमास प्रोड्यूस जो होते हैं, लकड़ी वगैरह क्या होते हैं, इसके अलावा सर जो मुर्गी पालन वगैरह फ्लोरिकल्चर, शहर वगैरह इस तरह की गतिविधियाँ हम जहाँ मेरी जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ पे सब कृषि वानिकी के लिए प्रयास किए गए थे, तो जिससे कि उनकी जो आय है उसमें कुछ ऐसा है। लक्षद्वीप जहाँ आज की पोस्टिंग है आपका क्या मेन एक्टिविटीज क्या है? सर मैं वहाँ पे एज डायरेक्टर टूरिज्म, तो वहाँ टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट करते हैं? तो लक्षद्वीप के बारे में एक खास बात यह है कि लक्षद्वीप में जो कुछ एयर स्ट्रिप वगैरह है, बाय एयर जाएगा सर? आप कैसे ट्रैवल करते हैं? बाय एयर? सर बाय एयर भी, बाय शिप भी। बाय शिप भी। कहाँ से कितना दूर है? सर लक्षद्वीप केरल का जो मालाबार पोस्ट है वहाँ पे कोचीन मेन है, कोचीन से 400 किलोमीटर की दूरी है, 400 मतलब 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में सारे आइलैंड्स। तो ये लक्षद्वीप कितना दूर पड़ता है हमसे? कवरती जो मैंने कहा वो सर 320। तो कितना टाइम लगता है शिप से? शिप से सर 20 घंटे करीब लगते हैं, और एयर तो और एयर से बाय एयर 1.5 कोचीन से, और अगत्ती जो वहाँ का एयरपोर्ट है वहाँ बाय एयर जाया जा सकता है, फिर अगत्ती से कवरती जो कैपिटल है वहाँ है तो बाय हेलीकॉप्टर जाया जा सकता है, फिर इंटर आइलैंड फेरी भी चलती है, फास्ट वेसल है, फास्ट वेसल है, वो भी ऑपरेट करता है। सुनामी के ज़माने में लक्षद्वीप भी अफेक्टेड रहा है? जी नहीं, सुनामी के समय केवल अंडमान निकोबार आप कितने अर्से से? सर मुझे लगभग 1 साल होने को है, मेरी पोस्टिंग जून 2006 में हुई थी। और विदेशी पर्यटक ज़्यादा रहते हैं या देशी मीन्स अपने इंडियंस? सर देशी पर्यटक ज़्यादा। विदेशियों को आप अट्रैक्ट नहीं करते? नहीं, विदेशी पर्यटक अतिथि देवो भव का जो कंसेप्ट है वो उनके लिए नहीं है? नहीं सर, वो कॉन्सेप्ट है फेडरल इंडिया कैंपेन वहाँ भी आया था, जो भारत भी है अतिथि देवो भव, वो वहाँ फॉरेन टूरिस्ट को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाए? नहीं सर, या कुछ सिक्योरिटी का एंगल है? सर वहाँ रिस्ट्रिक्शंस मैं भी बता रहा हूँ। लक्षद्वीप आइलैंड्स में केवल एक आइलैंड है बंगाल जहाँ फॉरेन टूरिस्ट को अलाउ है, और अगर आइलैंड की तो केवल एक आइलैंड, मतलब केवल 2 आइलैंड खुले हुए, तो एक ये रीजन है जिसकी वजह से कम टूरिस्ट आते हैं, जिन लोगों को जानकारी होती है कि आज के बाद छुट्टी पर है वहाँ से? जी तब तक सर बस इंटरव्यू का आपका सर 23 सर उसके बाद वापस कहाँ जाएंगे आप? सर मैं 25 तारीख को यहाँ से कोचिंग निकलूँगा, कोचिंग से। और आपका ये मोबाइल नंबर वहाँ का चलता है, यही है आपका मोबाइल नंबर 27514011? ये सर अगर हमें टूरिस्ट जैसे हम जैसे लोग आते हैं तो वहाँ होटल वगैरह की व्यवस्था की, हाउ एक्सपेंसिव इसके? नहीं सर, क्या बनता है वहाँ टूरिज्म विकास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर एक ये भी लक्षद्वीप में जो एकोमोडेशन प्रॉब्लम है, जो कैरिंग कैपेसिटी है लक्षद्वीप में, आपका तो बिग बैंगलोर होगा ऐसा रहता तो वहाँ पे क्या है सर कि जैसे जाने के लिए पहले आपको परमिट लेना पड़ता है? से परमिट आप देते हैं? नहीं, वो एटीएम देते हैं, वो भी मेरे का नहीं है, तो उसमें कोई समस्या नहीं। इसके अलावा जो भी एकोमोडेशन उपलब्ध है प्राइवेट में कोई एकोमोडेशन उपलब्ध नहीं है, सारा गवर्नमेंट का गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, काम कर रहे हैं। कितना एक्सपेंसिव है क्या? वो तो काफी रीजनेबल है, इसमें ज़्यादा है। तो ओके, सो गुड प्लेस। ओके, आपके भी बात से ऐसा लग रहा था कि कोऑपरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, फिर इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्यों नहीं रहता सरकार? कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है वैसे सर जो हमारे नीति विषय तत्व हैं उसमें कोऑपरेटिव के जो सिद्धांत है उसको रखा गया है, वो तो ज़्यादा मिली हुई थी, स्टिल वी हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पंचायत अलग से एक पार्ट डालकर
कोऑपरेटिव्स के लिए ऐसा नहीं लगता कि होना चाहिए था, डेफिनेटली सो इम्पोर्टेंट। तो निश्चित रूप से संविधान में व्यवस्था हो सकती है जिसमें कोऑपरेटिव और उनकी जो भूमिका है उसको मान्य करना है। क्या कारण आपके हिसाब से हो सकता है संविधान में नहीं रखने का? सर मुझे एक कारण ये लगता है कि कोऑपरेटिव काफी गतिशील क्षेत्र है और उसकी गतिशीलता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समयों में, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता रहा है तो शहरों में जो कृषि ऋण से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो उनका अस्तित्व है। यहाँ पे केवल हाउसिंग कोऑपरेटिव्स या मिल्क कोऑपरेटिव्स। यदि कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसे रखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को खत्म करना या चेंज करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। तो यदि बार बार उसका स्वरूप चेंज होता है और उसके लिए बार बार यदि संविधान में परिवर्तन करना होता है तो ये उस गतिशीलता को, उस डायनामिज्म को कहीं ना कहीं अगर मैं इस कारण को सही मान लूं, then what to talk about 106th amendment bill, 106वां संशोधन विधेयक जो सरकार प्रस्ताव कर रही है, उसमें R9 की तरह एक अलग से कोऑपरेटिव को शामिल करने की बात कर रही है। इसको तो कैसे जस्टिफाई करें? दिस इज द रीजन कि रिजिडिटी बढ़ जाएगी। मैं क्या सही कहा ना, पिछले अगर संविधान रखते हैं तो रिजिडिटी बढ़ जाएगी और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फिर हमें चेंज करना चाहिए। और अगर ये कारण सही है then where how to justify 106th amendment? मुझे लगता है कि 106th अमेंडमेंट उसमें जो भी कार्य होता है तो वो उसे 11वीं और 12वीं अनुसूची में जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं के कार्य होते हैं उसमें मुझे लगता है कि पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि वो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा है कि आप कौन कौन से कार्य पंचायतों को देने वाले हैं। तो इसी तरह से जो एजेंसी कोऑपरेटिव मूवमेंट को लागू कर रही है, जो डिपार्टमेंट उस मूवमेंट को लागू कर रहा है, तो उसके ऊपर भी फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए कि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में उसे दी जाए कि आपको ये कार्य करना है। फिर एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में उसको बताया जाए कि इनमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी योजना लागू करनी है अपने एरिया की नीड्स में। जब अश्विनी आपने 12th तक साइंस पढ़ा है, अगर मैं पूछूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें से ज्यादा प्रैक्टिकल साइंस आप किसको मानते हैं, तो क्या बताएंगे? फिजिक्स को मानता हूं। प्रैक्टिकल कैसे? नो मैम, केमिस्ट्री इज मोर। हाँ बताइए क्यों माने? क्योंकि केमिस्ट्री इस लिहाज से भी प्रैक्टिकल है मैम कि केमिस्ट्री का जो प्रयोग है वो फार्मास्यूटिकल उद्योग में देन घर में रोज की गतिविधियों में कई बार देखने को मिलता है। जैसे उसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के कई गुण होते हैं, सल्फर के कई गुण होते हैं। I think this is an example of physics. Yes sir. Physics is more commonly and seen more rapidly. मुझे लगता है अगर केमिस्ट्री ज्यादा लोगों तक जो भी चीज रखा है this is also physics. जैसे मैं केमिस्ट्री के लिए मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। जी सर। फिजिक्स तो आमने सामने एक साधारण आदमी बहुत आसानी से जहाँ भी there is more practical. दोनों ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हैं। नहीं, मैडम ने कहा तो एक पिकअप कर फिजिक्स या केमिस्ट्री। मुझे लगता है केमिस्ट्री क्योंकि जो दवाएं बनती हैं वो सभी लोग उनको लगते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट डॉक्टर क्या होता है? आपने देखा है गवर्नमेंट डॉक्टर? डॉक्टर in a government hospital, I can understand. There is a term like private doctor, government doctor, public doctor. There is no government doctor. So that's why one way they are. Okay, all the best. ठीक है, thank you. Bye. Okay.